So world changed profoundly in the 19th century. Factors which were responsible for change in the society was the economic, social, political, and cultural and technological changes that was being started at that time. All of these factors transformed the societies and reshaped the external relations. What were the changes that came at that time? First thing which they're explaining, that which different three types of flows were there, that was there. Flows in the sense कि जब हम globalization की बात करते हैं, so as we already discussed, there was migration of few things, there were exchange of few things. तो वो जो exchange होता है वो किन चीजों का exchange था? One was the flow of trade or the trade in goods, जहाँ पे ट्रेडिंग किसी कॉमोडिटी की ट्रेडिंग हो रही थी, in which two things were common. यहाँ पे जैसे क्लॉथ और व्हीट लिखा हुआ है, व्हीट है मीन्स फूड आइटम्स की ट्रेडिंग, और गारमेंट्स में जो क्लॉथ की जो ट्रेडिंग थी, दैट वाज मेनली विच वाज हैपनिंग एट दैट टाइम. और इसके बाद धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी स्टार्ट हो गया था, एज वी ऑल नो. तो उस टाइम पे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से रॉ मटेरियल क्लॉथ बन रहा था, क्लॉथ बन के सप्लाई हो रहा था मार्केट में. सो मेनली द ट्रेडिंग वाज ऑफ द फूड आइटम एंड ऑफ द क्लॉथ. When we talk about capital, people have now started going to different nations and they started investing in different nations. Moreover, flow of labor was there क्योंकि लोगों को काम चाहिए था. साथ में slave trade was also there. So forcefully or with the willing of the people are also, labor was also being migrated in the different nations. So these three types of flows were there that started happening in the 19th century with the changes in the technology, changes in the social, political, and economic condition of the world. Now the world economy takes shape. A good place to start in the changing pattern of food production and consumption in industrial Europe. Traditionally, countries like to be self-sufficient in food. हमेशा से countries का जो एक टारगेट होता है टू बी सेल्फ सफिशिएंट. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई, एट दैट टाइम आल्सो इंडिया ट्राइड टू बी सेल्फ सफिशिएंट in terms of food, so that we will be able to at least feed the population of the nation, and then we think about the trading and other things. Same thing they are saying कि हर कंट्री को क्या चाहिए कि सबसे पहले तो वो अपना जो फूड आइटम्स में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, उनको इंपोर्ट ना करना पड़े. सेल्फ सफिशिएंट इन फूड मीन्स कि बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े. खाना जो भी है अपनी पॉपुलेशन को मेनली लार्जली अपनी ही कंट्री से खाना मिल जाए. बट इन 19th century, Britain's self-sufficiency in food meant lower living standards and the social conflict. We are here discussing about the situation of Britain. There was an increase in population that led to the demand of food grains and increase in the food prices, which is a general phenomena. हर जगह ऐसा ही होता है. तो अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने क्या किया? ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया. कॉर्न लॉ मीन्स जो भुट्टे को बोलते हैं कॉर्न, बट इट वाज टर्म्ड एज कॉर्न लॉ, बट दैट वाज ऑन ऑल द फूड आइटम्स, नॉट ओनली ऑन द कॉर्न. नाम दिया गया उसको कॉर्न लॉ का, लेकिन उसको जो लॉ था वो इम्प्लीमेंट किया गया फॉर ऑन ऑल द फूड आइटम्स लेटर. So under the pressure from landed groups जो ग्रो करते थे, खुद जो जिनके पास जो लैंड ओन करते थे, उनका बहुत प्रेशर था. तो गवर्नमेंट ने क्या किया? रिस्ट्रिक्टेड द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न. जैसे क्या है, आपकी कंट्री में, लाइक वी सेड दैट वन ऑफ द एग्जांपल कि ब्रिटेन में मीट बहुत कॉस्टली था, तो लोगों को मिलता नहीं था. लेकिन जो आइटम बाहर से आ रहा है वो अगर सस्ते में मिलता है तो लोग क्या करते हैं? लोग अपनी कंट्री के सामान छोड़ के बाहर का सामान यूज करना शुरू करते हैं. तो ये लैंडेड क्लास ने बोला कि आप जो बाहर से सामान आ रहा है वो सस्ते में क्यों यहाँ पे बेच रहे हो? उससे क्या होता है कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है, दे आर सफरिंग. तो चीप फूड आएगा मार्केट में तो हमारे यहाँ से लोग खरीदेंगे नहीं.
सेम थिंग गवर्नमेंट ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड, उन्होंने जो इम्पोर्ट के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए। दे सेड कि जो भी आपका बाहर से ब्रिटेन में इम्पोर्ट होगा, जो भी आप कॉर्न को लेकर आओगे, यहाँ पे जो फूड आइटम्स का इम्पोर्ट होगा उसके ऊपर आपको हायर टैक्सेस देगा। हायर टैक्सेस देने मीन्स जो चीप फूड अवेलेबल हो रहा था ब्रिटेन के पुअर क्लास को, they were not, after the implementation of the corn laws, they were not able to get that food as well. वो जो सस्ता फूड बाहर से मिल रहा था उनको, डोमेस्टिक फूड तो महंगा था ही ब्रिटेन में लेकिन जो बाहर से खाना आ रहा था, बाहर से जो सामान आ रहा था, वो उनको रीजनेबल प्राइसेस पे मिल रहा था। बट विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉर्न लॉज वो सामान पे भी टैक्सेस लगने लग गए और उसको उसके प्राइसेस भी बढ़ गए। तो लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, लोगों ने कहा कि हम तो जो गरीब लोग थे, दे सेड कि आपका जो यहाँ का कॉस्टली मीट है और ये सब तो हम अफोर्ड कर नहीं सकते, वट वी आर एबल टू अफोर्ड, जो बाहर से सस्ता सामान आ रहा था आपने उसको भी बंद कर दिया। So what are we going to eat? So a lot of pressure started coming from the poor people of the nation. So the corn laws were tariff and other trade is restrictions on imported goods and corn enforced in the United Kingdom between 1815 to 1846. So 1815 से 1846 तक ये चला। उसके बाद लोगों का प्रेशर आया कि इसको हटा देना चाहिए, हमें खाने को नहीं मिल रहा है। We were getting the cheaper items from outside. At least your population you were able to feed the population. Now that is also restricted. So people forced the government to take back this corn law. The word corn in British English denotes all cereal grains, including wheat, oats, and barley. So it was not only the corn; it was on the food items. Abolition of corn law. Unhappy with high food prices, industrialists and urban dwellers opposed the abolition of the corn law, and poor people were completely against this particular corn law. So then forcefully उनको इसको हटाना पड़ा. From the mid-19th century, faster industrial growth in Britain led to higher income. अब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में स्टार्ट हो चुका था, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला चैप्टर कर चुके हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, लोगों की ब्रिटेन में जो एक इनकम लेवल बढ़ने शुरू हो गए थे ड्यू टू दैट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एंड कॉन्सिक्वेंस वाज दैट इंक्रीज्ड फूड इंपोर्ट, लैंड्स वर क्लियर्ड एंड फूड प्रोडक्शन एक्सपेंडेड इन ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया टू मीट द फूड डिमांड्स इन ब्रिटेन। अब यहाँ पे लोगों ने लैंड क्लियर करके जो एक फूड प्रोडक्शन को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, ताकि लोग जितनी भी ब्रिटेन की जितनी भी कॉलोनीज थी वहां पे फूड को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। उन्होंने जाके बोला कि जहां जहां उन्होंने कंट्रोल कर रखा था डिफरेंट नेशंस पे, उनमें they said that you need to produce the food that is being required in the Europe. तो ब्रिटेन ने वो जो अपना एक कॉलोनियल पावर वाला रूल था, that kind of things they started. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में हो रहा था, कॉलोनीज ब्रिटेन की बन चुकी थी, ब्रिटेन की कॉलोनीज बनने के बाद उसके ऊपर वहां कॉलोनीज में या इंपीरियल as an imperial power they were ruling in those colonies, so they were asking the people to grow for Britain, ताकि ब्रिटेन के लोगों तक खाना पहुंच सके। तो उन्होंने अपनी डिफरेंट नेशंस में बोला कि यू हैव टू प्रोड्यूस दिस, ताकि हम उसको इंपोर्ट करके अपने पॉपुलेशन को सर्व कर सके, ब्रिटेन तक पहुंचा सके। इसी के लिए इन्होंने इंडिया में भी जो हमारे जो राजस्थान का एरिया था, जो पंजाब का एरिया था, वेस्टर्न पंजाब का, वेयर विच वर कंपैरेटिवली द ड्राई रीजन, वहां पे उन्होंने कैनाल्स बनानी शुरू की। अब वो कैनाल हमारे लिए नहीं बना रहे थे, वो कैनाल बना रहे थे कि हमारे ड्राई रीजन में जहां पे रेनफॉल इज नॉट देयर, व्हाट दे वांटेड टू डू कि यहाँ पे कैनाल बनाते हैं so that this area can also be cultivated, used for cultivation from India, and here we will grow the food imported on the lesser prices in our nation to be used for the British population. उसके साथ साथ रेलवे जरूरी थी, क्योंकि रेलवे is required for any agricultural industrial growth. New harbors had to be built and old ones expanded to ship the new cargoes. So, railways का expansion, waterways का expansion, different
new technology का expansion, that all was being required by the Europe at that time. People had to settle on the lands to bring them under cultivation. Different areas में जाके उन्होंने cultivation start करवाया. All these activities required capital and labor. Capital flowed from financial centers such as London. Nearly 50 million people emigrated from Europe to America and Australia in 19th century. क्योंकि लोगों को वहां पे, जो हमने पहले वाली स्लाइड में देखा था 3 4 5 स्लाइड पहले, कि यूरोप में प्रॉब्लम्स थी, लोगों को वहां पे खाना नहीं मिलता था, लोगों को रहने को प्रॉपर नहीं मिलता था, सैनिटेशन अच्छा नहीं था, स्लम एरियाज डेवलप हो रहे थे ड्यू टू पॉपुलेशन. सो लोग वहां से बहुत ज्यादा माइग्रेट कर रहे थे. मोर ओवर इंडस्ट्रीज वर बीइंग एस्टैब्लिश्ड, तो लैंड की भी रिक्वायरमेंट थी. सो पीपल वर not getting land, people were not getting better places to live, so they were migrating as well. So over the world 150, पूरी अगर हम दुनिया की उस टाइम पे बात करें, all over the world 150 million were estimated to have left their homes, crossed oceans and vast distances over land in search of a better future. जो अपनी कंट्री से निकल के इधर उधर की कंट्रीज में लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, फॉर गेटिंग अ बेटर फ्यूचर, फॉर गेटिंग द बेटर जॉब इन डिफरेंट एरियाज. Talking about the summary, by 1890, a global cultural economy had taken shape, accompanied by complex changes in labor movement patterns, capital flows, ecologies and technologies. हर चीज में 1890s तक आते आते हर चीज में हमें चेंज नजर आ रहा था. फूड नो लॉन्गर केम फ्रॉम अ नियर बाय विलेज और टाउन बट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे. जो फूड का अडेप्टेशन हमने देखा कि एक कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट फूड ट्रैवल हो रहा था. इट वाज नॉट ग्रोन बाय अ पेजेंट टिलिंग हिज ओन लैंड बट बाय एन एग्रीकल्चरल वर्कर, perhaps recently arrived, who was now working on a large farm that only generation. इसको छोड़ दोगे, it's just they're saying कि peasant खुद food नहीं grow कर रहे थे at times. Now there was an era of keeping the agricultural workers as well on the farm of those who were able to afford. It was transported by railways built for that very purpose and by ships which were increasingly manned in these decades by low-paid workers from South Europe, Africa, Asia and Caribbean. Slave trade भी start हो चुका था, ट्रेडिंग ऑलरेडी चल रही थी. ट्रेडिंग का कंसेप्ट, जो ट्रेडिंग का जो डेवलपमेंट था वो साउथ ईस्ट और इंडिया और चाइना से हटके यूरोप की तरफ जा चुका था. यूरोप ट्रेड मास्टर बन चुका था और अब यूरोप was moving towards the colonization. This is the same slide which I just explained earlier. कि पंजाब में जहाँ पे हमारी ड्रॉट सिचुएशन होती थी, वहां पे उन्होंने कैनाल्स को डेवलप किया और उस कैनाल्स के थ्रू इरिगेशन करवा के जो हमारे सेमी डेजर्ट वेस्टेड रीजन्स थे वहां पे एग्रीकल्चरल लैंड्स डेवलप की ब्रिटेन ने, और उसको डेवलप करके वहां पे फूड को और कॉटन को ग्रो करना शुरू किया. एंड दे स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर द एक्सपोर्ट and importing towards their nation. Later, cultivation of crops expanded of worldwide to feed British textile mills. Between जो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, तो एट दैट टाइम जो रॉ कॉटन थी वो यहाँ इंडिया से एक्सपोर्ट करके लेके जाते थे ऑन द लोअर प्राइसेस. So Britain को चाहिए था, with the due to the industrialization that was spreading, they wanted a lot of raw material from the different nations. Between 1820 1914, production of commodities in world trade is estimated have multiplied to 25 to 40 times because of the industrialization. By 19th century, nearly 60% of the world trade was comprised by primary products, that is agricultural products such as wheat, coal, cotton, etc. The role of technology. अब Europeans क्या था? Europeans wanted different inventions in the field of technology. The railways, ship,
steamships, telegraph, etc. were important inventions without which we can't imagine the transformed 19th century world. So role of technology क्या था? Role of technology वैसे तो हमें भी पता है क्या था. So factors influencing the technological development, there are different factors. Technology develop होगी या नहीं होगी किसी भी country में, उसको social factors भी affect करते हैं, political भी affect करते हैं और economic factors भी affect करते हैं. Colonization stimulated new investments and improvements in transport. Faster railways, lighter wagons, and larger ships helped move food more cheaply and quickly. अब क्योंकि colonization start हो चुका था, क्योंकि यूरोप में बैठे हुए लोग साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट ईस्ट हर जगह कंट्रोल रख रहे थे, तो उनको फास्ट मूविंग व्हीकल्स चाहिए थे, फास्ट मूविंग वाटरवेज चाहिए था, so that there could be a continuous movement between the nations. So that because of that, they required the development of the technology. The trade in meat offers a good example of this connected process. ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ इसमें कि जो मीट का ट्रेड होता था वो टेक्नोलॉजी से कैसे चेंज हुआ. वन ऑफ द एग्जाम्पल दे आर मेंशनिंग हियर. जब मीट लाया जाता था यूरोप में, क्योंकि वो एक नॉन वेजिटेरियन कंट्री है ज्यादातर, सो अमेरिका से बहुत सारे एनिमल्स को पार्सल किया जाता था. अब दे वर लाइव एनिमल्स, दे वर लिविंग एनिमल्स, उनको मारा नहीं जाता था इनिशियली, बिकॉज वंस दे आर बीइंग किल्ड एंड दे आर बीइंग कट, तो वो बहुत जल्दी पेरिश हो जाते, बहुत जल्दी खराब हो जाते. जैसे कुछ आइटम्स होते हैं ना, हमारे फूड आइटम्स होते हैं वेजिटेरियन में भी, कि जल्दी खराब हो जाती है. कुछ चीजें होती है जो थोड़ा टाइम लगता है खराब होने में, तो जिसको हम बोलते हैं पेरिशेबल आइटम्स. ऐसी आइटम्स जिसको आप काट के रख दोगे तो वो खराब हो जाएगी, बिना काटे भी रखोगे तो जल्दी खराब हो जाएगी. सो यहाँ पे अब क्योंकि मीट को ट्रेड करना था, so what they were doing initially, अमेरिका से यूरोप में पहले जिंदा एनिमल्स को लेकर आते थे और फिर वहां पे यूरोप में लाके उसको स्लॉटर करते थे, उनको मारा जाता था, काटा जाता था और फिर उसको बेचा जाता. बट लाइव एनिमल्स टुक लॉट ऑफ स्पेस. अब जानवर अगर जिंदा है, उसकी हल्की सी मूवमेंट भी होगी, तो उनको ज्यादा स्पेस चाहिए. आप एक के ऊपर एक उनको फेंक के नहीं ला सकते. सो व्हाट वाज हैपनिंग, लाइव एनिमल्स लाने की वजह से शिप बहुत ज्यादा टाइम लगता था उनको मूवमेंट में. एक शिप में ज्यादा एनिमल्स नहीं आ पाते थे और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हो जाते थे जो शिप की जर्नी से, जो वॉयज जिसको हम बोलते हैं, शिप जर्नी की वजह से कुछ एनिमल्स बीच में मर जाते थे, कुछ एनिमल्स को ऐसी डिजीजेस हो जाती थी विच दे बिकम अनफिट टू ईट. सो इट वाज अ प्रॉब्लम फॉर द यूरोप कि वो लाइव एनिमल्स को लाना उनके लिए प्रॉब्लम. मीट वॉज एक्सपेंसिव, दैट्स वाई द डिमांड वॉज लो. लोग ज्यादा मतलब यूज नहीं कर पाते थे मीट को क्योंकि बहुत महंगा था, तो कम लोग जो अपर क्लास थी सिर्फ वही अफोर्ड कर पाते. High prices of meat kept its demand and production down until the development of a new technology. और न्यू टेक्नोलॉजी क्या थी? रेफ्रिजरेटेड शिप्स बनाए थे. आज भी जैसे हम कोल्ड स्टोरेज, आप देखते हो, आप अगर कुछ फूड आइटम ऑर्डर करते हो आज अपने घर में, तो आप देखते हो कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो पेरिशेबल आइटम होते हैं, जो पिघल जाती है चीजें, बटर है, इन सब चीजों को वो एक कोल्ड बैग में लेकर आते हैं, कोल्ड स्टोरेज काइंड ऑफ थिंग. सो दैट इन्वेंशन हैपेंड एट दैट टाइम. शिप बनाए गए जिसके अंदर रेफ्रिजरेटर्स, so that enabled the export of perishable food for long distance. अब तब क्या होने लगा, जैसे ये रेफ्रिजरेटेड शिप्स बनने शुरू हो गए, तो इसके अंदर अमेरिका से ही मीट को स्लॉटर करके, मार के एनिमल्स को स्लॉटर करके भर के उसमें लाया जाता था. तो एट वंस more quantity of items were being imported in Europe. बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शिप में सामान आ जाता था और जगह भी कम लेते थे, जानवर मरते भी नहीं थे, डिजीजेस भी नहीं फैलती थी और बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में लंबे डिस्टेंस को कवर किया जाता था. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जिससे टेक्नोलॉजी ने ट्रेडिंग में बिल्कुल कन्वर्जन कर दिया.
Now animals were slaughtered for food at the starting point and then transported as frozen meat. This reduced shipping cost and lowered meat process in Europe. Now poor could also consume a more varied diet, क्योंकि अब ये सस्ते में आता था, ज्यादा आएगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस हो गई तो थोड़ा सा सस्ता हो गया ये, सो ज्यादा लोग इसको प्रेफर करने लगे. They were able to afford it. Better living conditions prompted social peace within the country and support for imperialism abroad. So अब जब इस तरह की conditions चलने लगी, हमने धीरे धीरे देखा कि now the nation started moving towards the imperialism. The late 19th century and colonism will do tomorrow. कि कैसे colonization start हुआ, concept of imperial power और colonial power. यहाँ पे एक छोटा सा एक मतलब before we end, there's a small difference of colonialism and imperialism. The difference is कि जब कोई एक country, it keeps a control on the economic part of the another nation. जैसे सिर्फ जैसे अगर ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे, as a colonial power they first they came for trading and then they established the colonial rule. लेकिन जब तक उनको दीवानी राइट दिया गया था, जब तक उनको सिर्फ इकोनॉमी का को कंट्रोल करने का राइट दिया गया था, at that time we can call it as a process of colonization. लेकिन जैसे ही उन्होंने पॉलिटिकल और सोशल लाइफ में इंटरफेरेंस करके चेंजेस स्टार्ट कर दिया, एंड व्हेन दे started controlling on the social and the cultural and the political life of the country, that is what we call as imperialism. Colonialism and imperialism में यही फर्क होता है. कॉलोनी होती है तो सिर्फ इकोनॉमिक कंट्रोल बनाया जाता है. कॉलोनी तब तक रहती है जब तक एक कंट्री के ऊपर इकोनॉमिक कंट्रोल होता है. इंपीरियल पावर तब बन जाती है जब वो पॉलिटिकली उसको होल्ड करती है, पॉलिटिकली उसके ऊपर कंट्रोल करती है, सोशली भी कंट्रोल करना शुरू कर देती है, एंड इन अदर सेंसेस आल्सो अलोंग विद द economic condition. That is the difference in the imperial power and the colonial power. Piyush, you have a doubt, I will take that doubt in the class tomorrow, or you can message me personally or in the social science group about the doubt. I will clear at that time only. Okay, here I will not unmute. So we'll do this particular rest part of the chapter tomorrow, half of the chapter, starting from the colonization. Fine. And if we have a good strength tomorrow in the classes as well, so we will continue with this particular part in the class also. If you will be having in the more number of students are coming, so that would be fine over there. And rest we'll do in the evening. Okay.